हेलो। हेलो ओम। हेलो ओम। हेलो हेलो। गायत्री परिवार नागपुर द्वारा सभी परिजनों का हार्दिक स्वागत। हेलो हेलो। आज के हमारे इस कार्यक्रम के चारों माननीय अतिथि को प्रणाम करते हुए मैं आज के कार्यक्रम के संचालन के लिए हमारे देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार की बच्ची कुमारी शिवालिका को यहाँ आमंत्रित करता हूं और उनसे निवेदन करता हूं ये कार्यक्रम का संचालन करें। शिवालिका प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी। सबसे पहले गायत्री मंत्र से आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद, चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान। गायत्री महामंत्र एक साथ एक स्वर में। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी को मेरा प्रणाम। आज के इस अंगदान श्रेष्ठ दान के कार्यक्रम में परम पूज्य गुरुदेव एवं परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में गायत्री शक्तिपीठ नागपुर के इस पवित्र प्रांगण से जुड़े तथा ऑनलाइन माध्यम से जुड़े उपस्थित सभी मुख्य अतिथि एवं वक्ता तथा सभी श्रोताओं का मैं स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज के इस कार्यक्रम में हमें अध्यक्ष के रूप में एवं प्रमुख अतिथि के रूप में प्राप्त हुए हैं डॉक्टर रवि वानखेड़े सर, डॉक्टर जयंत देव पुजारी सर, डॉक्टर विलास डांगरे सर तथा शरद पारधी सर। आज के कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत करने के लिए मैं डॉक्टर अपर्णा सदाचार मैम जो यहाँ पर हमारे साथ उपस्थित हैं उन्हें तथा बिसेन बाबूजी से विनंती करती हूँ कि वह दीप प्रज्वलन कर आज के कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत करें। ॐ अग्नेनय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वन् युयोधस्मज्जुहुरानमेनु भूयिष्ठान्ति नम उक्तिं विधेम। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। मैं आपसे विनंती करती हूँ डॉक्टर अपर्णा मैम कि आप अपना स्थान ग्रहण करें। इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए श्री बीसेन बाबू जी से मैं निवेदन करती हूँ कि वो आज के कार्यक्रम की प्रस्तावना प्रस्तुत करें तथा बहुत बहुत माफी। इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए मैं श्री बिड़वाई बाबू जी से निवेदन करती हूँ कि वह आज के कार्यक्रम की प्रस्तावना प्रस्तुत करें तथा उस पश्चात हम इस श्रृंखला में आगे बढ़ेंगे। श्री बीसेन बाबू जी, श्री बिड़वाई बाबू जी। मेरी आवाज आ रही है? जी जी बाबू जी। मैं गुरु सत्ता को प्रणाम करता हूँ।
आइए, ऑर्गन डोनेशन के इस वेबिनार में आप सबका स्वागत है। आज संपूर्ण विश्व में कोरोना फैला हुआ है, कई लाख लोगों की मृत्यु हो गई है, कई लाख संक्रमित है और ज्यादातर इससे डरे हुए भी है। संपूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्था खस्ता हो गई है। आइए हम संपूर्ण विश्व की शांति के लिए और हर एक व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का यह वेबिनार बहुत ही महत्वपूर्ण है। 3 विचारों का संगम है, 3 वैद्यकीय संस्कृति का संगम है। मुझे लगता है कि शायद यह पहली बार हो रहा है कि आयुर्वेद, एलोपैथी और होम्योपैथी के तज्ञ एक मंच पर है। उन सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। ऑर्गन डोनेशन यानी अंगदान, इसका उद्देश्य क्या है और इसकी आवश्यकता क्या है, ये आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा। सर्वप्रथम हम दान इस शब्द की भूमिका समझने का प्रयास करेंगे। दान यानी बिना किसी अपेक्षा से देना। श्रमदान, हम कई कार्य करते हैं बिना कोई अपेक्षा से, क्योंकि हम किसी उद्देश्य से श्रमदान करते हैं। इससे हमारा और समाज का भविष्य निगड़ित है। कई किसानों ने श्रमदान करके तालाब बना के एक मिशन की है। दान कई प्रकार के हैं, अनुदान, अंशदान से लेकर रक्तदान, अंगदान तक। आज के इस वैज्ञानिक युग में अंगदान की आवश्यकता क्यों पड़ी? आज भौतिक जगत की अव्यवस्था से पर्यावरण बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ है, जिससे केवल मानव ही नहीं, अन्य जीव जंतु भी रोगग्रस्त हुए। ऐसे में किसी मनुष्य का कोई अंग निकामी हो गया हो, खराब हो गया हो, तो उसे बदलने से उसे जीवन दान मिल सकता है। इसी विचार पर, इसी महत्वपूर्ण विषय पर आज के वेबिनार के तज्ञ हमें मार्गदर्शन करेंगे। पुनः एक बार आप सबको प्रणाम करता हूँ। हमारे श्रद्धादान श्रद्धेय श्री शरद पारदी जी इस वेबिनार में हमें आशीर्वाद देने के लिए हरिद्वार से उपस्थित है। मैं उनको चरण स्पर्श करता हूँ। हमारे मित्र त्याग मूर्ति डॉक्टर रवि वानखेड़े जी, जिन्होंने अपनी किडनी एक मुस्लिम भाई को दान करके जीवन दान दिया था, उनका स्वागत करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। हमारे मामा जी डॉक्टर शिवविलास डांगरे जी, इनके बारे में डॉक्टर रवि जी ने, वानखेड़े जी ने एक वाक्य जरूर कहा था, ही इज जस्ट मिरेकल। हम इनका स्वागत करते हैं और इस वेबिनार के लिए आशीर्वाद मांगते हैं। हमारा उगम स्थान, हमारी संस्कृति वेद, जिसमें सभी विषयों का भाष्य है, ज्ञान है, उसमें से स्वास्थ्य के लिए जो आयुर्वेद है उसको उजागर करके विश्व पटल पर रखने वाले आयुर्वेदाचार्य वैद्य श्री जयंत देव पुजारी, इनका स्वागत, अभिनंदन करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। यही मेरी प्रस्तावना रही। बहुत बहुत धन्यवाद बिड़वाई बाबूजी, आपने आज के कार्यक्रम की प्रस्तावना हमारे सामने प्रस्तुत की। अंगदान जीवन के लिए एक अमूल्य उपहार है। अंगदान करने वाला व्यक्ति इस महान कार्य के माध्यम से अंग प्राप्तकर्ता को एक नया जीवन देता है। और आज इसी विषय पर हम विशेष अतिथियों को सुनने वाले हैं। उससे पूर्व मैं बिसेन बाबूजी से विनंती करती हूँ कि वह आज के प्रथम अतिथि एवं प्रमुख वक्ता श्री डॉक्टर रवि वानखेड़े सर का परिचय हमें करवाएं। श्री बिसेन बाबूजी। धन्यवाद शिवालिका। डॉक्टर रवि वानखेड़े सर का परिचय करने का दायित्व मुझे सौंपा गया है। रवि वानखेड़े सर ने मुझे बोला है कि काफी कम शब्दों में आप मेरा परिचय देंगे। रवि वानखेड़े सर को अपने ऑरेंज सिटी का पूरा विदर्भ अच्छी तरह जानता है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि
संक्षिप्त में उनका दीवान परिचय आपके सामने प्रस्तुत करूं। स्क्वाड्रन लीडर Dr. Ravi Wankhede sir is an ex-Indian Air Force doctor. He set up the first private licensed blood bank in India at Nagpur. He initiated blood bank therapy in central India. He donated a kidney to his childhood friends, Salim Chimthanwala, in 2009. This attracted a lot of media attention due to the fact that his friend was a Muslim. उस समय हमने भाई साहब का यहाँ शक्तिपीठ में सत्कार भी किया था और वह एक बहुत बड़ी सर्वधर्म संभाव की एक मिसाल थी जो उन्होंने कायम की। Several organizations, including Honorable President of India, Srimati Pratyabha Patil, had invited him and his family to the Rashtrapati Bhavan for a private and personal get-together. Several awards and felicitations were honored on the Dr. Wankhede sir. Some of the importance are Rotary Club International awarded him with the highest individual service above self award. The others are Vidarbha Gaurav Puraskar, Vidarbha Sahitya Seva Samiti Puraskar, मानवता रत्न पुरस्कार, IMA अवार्ड और ऐसे बहुत से अवार्ड है जिनको यहाँ गिनाना मेरे लिए मुश्किल है। The most important contribution by him was to initiate organ donation and transplantation at Nagpur. In 2012, he led the first successful cadaver organ donation in Nagpur. He is the Honorable Director of Mohan Foundation, a leading NGO which spreads awareness and trains transplant coordinators. He is the Government of Maharashtra nominated expert member of Zonal Transplant Coordination Center, ZTCC of Nagpur Zone. He then served as the Honorable Secretary of ZTCC. He has spoken at over 100 platforms across the country, and he has stepped down from the official post in the December 19, but continues to inspire in talks on selected platforms. He is a national faculty on organ donation and transplantation and faculty at National Civil Defense College, Nagpur. Also, he served as a faculty in Nagpur Flying Club. यह संक्षिप्त परिचय मैं आपके सामने प्रस्तुत किया और इसके बाद मैं अपना माइक में शिवालिका को हैंड ओवर करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी। इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए मैं डॉक्टर रवि वानखेड़े सर से निवेदन करती हूं कि वह आए और अपना मार्गदर्शन हमें प्रदान करें। डॉक्टर रवि वानखेड़े सर। सर माफ कीजिएगा, बस 1 मिनट आपको अनम्यूट किया जा रहा है। जी सर, प्लीज। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर। मेरी तरफ से सबसे पहले तो बहुत बहुत नमस्कार। आप सभी को बहुत श्रद्धेय, बहुत अच्छे लोग आज जुड़े हुए हैं इस, जैसे आपने कहा कि पहली बार शायद एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक सब एक्सपर्ट लोग एक साथ मिल रहे हैं और ज़रूर इससे कुछ ना कुछ आगे और अच्छा प्रयास होगा, जिससे कि ये बहुत विषय जो है, जैसे मैं आपको बहुत 15 मिनट में बताने जा रहा हूँ, वैसे विषय का जो है जो प्रेजेंटेशन का 45 मिनट्स का है, लेकिन दीपक जी ने कहा था कि 15 मिनट में करना, तो मैंने एक छोटा सा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाया है, मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ स्क्रीन पर आपके। मेरा स्क्रीन आप लोग को दिख रहा है? स्क्रीन दिख रहा है मेरा? हेलो?
हेलो, स्क्रीन दिख रहा है मेरा? जी सर, आपकी स्क्रीन दिख रही है। ओके, पावर पॉइंट शुरू हो रहा है। ये मैंने बहुत छोटा किया है इसमें, ताकि मुझे जो टाइम दिया है उसमें मैं पूरा आपको बताना चाहूँगा इस विषय के बारे में। सर आपने पीपीटी प्रेजेंट कर दी है क्या? क्योंकि पीपीटी नहीं दिख रही, यहाँ पे सिर्फ आपके क्रोम की स्क्रीन विजिबल है। यहाँ लिखा है स्क्रीन शेयरिंग इज पॉज्ड। सर मल्टीपल पार्टिसिपेंट्स ऑन तो किया है, बट जी सर, बस 1 मिनट। सर प्लीज आप ट्राई करके देखेंगे आप? मेरे यहाँ तो दिख रहा है, आप क्या दिख रहा है? हेलो सर अभी स्क्रीन आपकी नहीं दिख रही है। अच्छा ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ क्योंकि वक्त ज़्यादा जाएगा इसमें, तो मैं जो कुछ मैं बता रहा हूँ देख रहा हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है। सबसे पहली बात यह है कि अंग उतक दान क्या होता है करके। हम लोग सिर्फ अंग दान के बारे में हमेशा बात करते हैं, लेकिन टेक्निकली हम लोगों को दो विषय है, अंग और उतक सर दान। सर क्षमा चाहता हूँ, आप एक बार स्क्रीन शेयर स्टॉप करके पुनः चेक कीजिए। मतलब स्टॉप करना है शेयर? हाँ, शेयर स्टॉप करके पुनः एक बार ट्राई कीजिए। ओके, अभी आया हाँ है? सर, हाँ दिख रहा है। आ गया? वाह, हाँ जी, हाँ हाँ। ठीक है। तो जैसे मैंने कहा कि हम लोग हमेशा अंगदान अंगदान कहते हैं, ऑर्गन डोनेशन कहते हैं, लेकिन टेक्निकली दो चीज़ होती है हमारे शरीर में, अंग और उतक। अंग वो हमारे शरीर के भाग हैं जिसके कारण हम लोग जिंदा होते हैं। जैसे आपको सबको पता है कि हमारे छाती में हृदय होता है, हार्ट होता है, लंग्स होते हैं, और पेट में हमारे किडनीज, लीवर है, पैनक्रियाज है, और ऐसे काफ़ी सारे जो जो ये हैं ऑर्गन्स हैं, अंग हैं, जो जब तक वो कार्यरत है हमारी तबीयत ठीक है, हम लोग आराम से ज़िंदगी जी सकते हैं, हेल्दी ज़िंदगी जी सकते हैं। लेकिन उसके अलावा उतक भी एक शरीर का भाग है। उसका उसको जीवन से कोई उसका खास मतलब नहीं रहता है। उसका एक बहुत साधारण उदाहरण जो आप सबको पता है कि आई डोनेशन। आई डोनेशन यानी आपने सबसे ज़्यादा जो कॉमन होता है, मृत्यु के बाद में हम लोग नेत्रदान करते हैं। तो अगर कोई आदमी अंधा भी रहा तो वो जीवित रहता है, लेकिन अगर कोई मरने के बाद में अगर वो नेत्रदान करता है, तो नेत्रदान में से आपको बताना चाहूँगा कि जो हम लोग प्रत्यारोपण करते हैं, जो लेते हैं और देते हैं, वो सिर्फ कॉर्निया होता है। मतलब हमारे आँख का सबसे आगे का भाग, उसको हम लोग कॉर्निया कहते हैं। तो वही सिर्फ, और ऐसे खूब सारे करीब 40% 40-50 उतक होते हैं। और जो 5-6 में जो कॉमन बता रहा हूँ आपको, एक तो जैसे आई डोनेशन हो गया है, स्किन डोनेशन, स्किन भी डोनेट कर सकते हैं हम लोग, अपने हड्डियाँ हैं वो डोनेट कर सकते हैं, हमारे हार्ट के अंदर वैल्व्स होते हैं वो डोनेट कर सकते हैं, ऐसे कान के अंदर में मिडिल ईयर होता है वो, तो ऐसे काफ़ी सारे हम लोग उतक होते हैं जो कि हम लोग दान कर सकते हैं। तो इसकी जैसे कि डेफिनेशन हो गया अंग उतक दान, जीवित या मरणोपरांत। अब क्या है कि हम कब दान कर सकते हैं? एक कुछ उतक, कुछ जो अंगदान और उतक दान जो होते हैं हम लोग जीवित रहते हुए कर सकते हैं, और दूसरा जो होता है मरणोपरांत करते हैं। अब जीवित रहते हुए तो बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ ही चीज़ जो हम लोग को जान, जैसे कि आपने सुना है कि मैंने किडनी दान की थी, क्योंकि हमारे शरीर में 2 किडनी होते हैं उसमें से एक दान करने के बाद में आसानी से हम जीवित रह सकते हैं। जब मैंने डोनेट किया था, मेरी उम्र उस वक्त 61 ईयर्स थी, आज मैं 72 हूँ। आज भी मुझे भगवान की दया से कोई तकलीफ नहीं, और मैं बहुत आसानी से, मुझे कोई पर्याय ये नहीं है कि भाई ये नहीं करो वो नहीं करो, मैं नॉर्मल लाइफ जी रहा हूँ। और वो एक आराम से आदमी एक किडनी डोनेट कर सकता है। और दूसरा है एक लीवर, हमारा यकृत है, ये बड़ी चमत्कारिक अंग है। उसकी खासियत ये है कि अगर उसमें से अगर हमने 1/3 तो क्या, अगर आधा भी लिवर अगर निकाल कर किसी ज़रूरतमंद को दिया, तो 3 महीने के अंदर हमारा जो डोनेटेड जो पार्ट है लिवर का, वो फिर से ग्रो हो जाता है।
और जो जो हमने डोनेट किया है पेशेंट को, वो भी पूरा फिर से पूरा बन जाता है, यानी 2 लीवर बन जाते हैं। तो ये ऐसे एक कुछ कुछ है हमारे शरीर में भाग जो कि हम दे सकते हैं। अब जाएंगे हम इसके ऊपर कि जैसे मैं ऑलरेडी कह चुका हूँ कि हम लोग जीवित रहते हुए कुछ कर सकते हैं और मृत्यु के बाद में। अब जीवित अंगदाता आप देख रहे होंगे स्क्रीन में, मैंने संबंधित और असंबंधित लिखा है। उसका कारण ये है कि लॉ बड़ा स्ट्रिक्ट है कि जो भी आदमी जो देता है अपने भाई को, अपने पिताजी को, अपने बहन को या चाचा या वगैरह जो देता है, तो अगर आपके रिलेशन प्रूव हो गए हैं, लीगली टेक्निकली प्रूव हो गए हैं, तो आप आसानी से संबंधित लोगों को दे सकते हैं। लेकिन असंबंधित, जैसे मैंने अपने दोस्त को दिया था, तो इसलिए चाचनी होती है इसकी, ये पता करने के लिए कि इसमें कहीं पैसे का लेन देन तो नहीं हुआ है करके। क्योंकि ये पहले कम से कम 8-10 साल पहले या पहले उसके भी बहुत पहले बहुत साधारण सी चीज़ थी, खास करके साउथ में, चेन्नई में, हैदराबाद में लोग अपनी किडनी बेचते थे, 2, 3, 4, 5 हज़ार के लिए में बेचते थे। तो अभी गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट है, इसलिए वो प्रूव करना पड़ता है कि अगर जो भी दे रहा है वो अपने मानवता के इससे दे रहा है और उसमें पैसे का लेन देन नहीं है। दूसरा जो है मृत्यु जो है, जिसको हम लोग बोलते हैं मृत्यु का मतलब क्या होता है कि जिसके के हृदय और सांस लेने का जो हृदय और जो लंग्स हैं, फेफड़े हैं, अगर दोनों भी काम करना बंद हो जाए तो इस आदमी को हम लोग मृत्यु कहते हैं। ऐसे शरीर को हम बोलते हैं कि इनकी मृत्यु हो गई है करके। तो दूसरा है मृत्यु जो है एक, जैसे कि जिसको हम लोग नेचुरल डेथ बोलते हैं। नेचुरल डेथ में हार्ट भी काम नहीं कर रहा है और सांस भी बंद हो गई, जिसको हम लोग कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट भी कह सकते हैं। लेकिन दूसरा बहुत महत्वपूर्ण जो भाग है मेरे आज का जो लेक्चर का, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रेन डेथ, ये थोड़ा सा हमने समझने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत लोगों को आज भी, जब मैंने काम शुरू किया था 2010, 11, 12 में, बहुत लोगों को, मुझे भी खास ज़्यादा पता नहीं था दिमागी मौत यानी ब्रेन डेथ क्या होता है। उसके बारे में हम थोड़े से बाद में अच्छे से संस्कृत में सुनेंगे। ये देखिए आपको एक स्क्रीन दिख रहा है, आपको सुन के हैरान होगी कि बोलते हैं, हमेशा पढ़ा है, देखे कि हमारे शरीर की रचना एक चमत्कार है और उस चमत्कार के पीछे हमारा ब्रेन होता है, हमारा मेंदू होता है। ये जो ब्रेन देख रहा है ना, जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरे ब्रेन में एक स्पीच सेंटर है जो कि मुझे बोल रहा है कि आप बात करें। आपके ब्रेन में स्पीच सेंटर या हियरिंग का जो सेंटर है, जिसके कारण आप मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं। ऐसे जो भी प्रक्रिया, सांस लेने की, हृदय की धड़कन की, हर चीज़ जो है ये मस्तिष्क में होती है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो एरिया होता है, जिसको हम लोग ब्रेन डेथ कहते हैं, जो आप यहाँ देख सकते हैं, ये ब्रेन डेथ जो ये देखिए, ये ब्रेन स्टेम है। इसके अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम है कि इसमें अगर डैमेज हो जाए तो ये आदमी कभी भी सांस नहीं ले पाएगा। और इसलिए जो भी पेशेंट की ब्रेन डेथ हो गई है, तो ऐसे पेशेंट अगर दान देना चाहते हैं, तो इनमें से हम लोग 7-8 लोगों की जान बचा सकते हैं। और इसके अलावा आँख डोनेशन, आई डोनेशन, स्किन डोनेशन, बोन डोनेशन, ब्ला ब्ला, बहुत कुछ कर सकते हैं। ये थोड़ा, अब इसके कारण क्या है, ये भी हम लोग के भारतीय लोगों के लिए बहुत 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 मायने रखता है। उसका कारण ये है कि मस्तिष्क मृत्यु जो होता है, ब्रेन डेथ, सबसे पहला कारण है हमारे सर में चोट लगना। और इसका सबसे पहला कारण हमारे देश में जो है रोड एक्सीडेंट। आपको शायद पता भी होगा कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट्स हमारे भारत में होते हैं। और इसके कारण भी हमको सबको पता है, लेकिन पता नहीं कब हम लोग इसमें से निकलेंगे, और तब तक ये होते रहेगा। तो इसके लिए यही है कि हम अपने ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को, अपने जिनको हम कह सकते हैं, अगर जो टीचर है, बच्चों को सिखाए कि हेलमेट पहनिए, स्ट्रीट जो ये होते हैं, ट्रैफिक लेन्स होते हैं, उनके नियम होते हैं, ये पालिए। पुलिस पकड़ने तक रुकिए नहीं, हमको खुद को ही अपना करना है। ये जो चीज़ को हमने सबको, हमारी दायित्व है कि हम लोग इसमें खड़े करें। दूसरा कारण होता है कि मस्तिष्क में खून बह जाना। जैसे कभी कभी क्या होती है, हमारी जो आर्टरी होती है ब्रेन में, वो फट जाती है, उसके कारण ब्लड जमा हो जाता है, और ब्लड जमा होने के वहाँ प्रेशर बढ़ जाता है ब्रेन में, और ब्लड में प्रेशर बढ़ने के कारण जो खून जो नीचे से ऊपर आना है वो नहीं जाते। इसलिए एक बार वो जो सेंटर है, रेस्पिरेटरी सेंटर या स्टेम्स है, जो ब्रेन स्टेम है, वो डैमेज हो जाता है। और उसके बाद तीसरा जो कारण है ब्रेन डेथ का, वो है इन्फेक्शन। कुछ ज़्यादा इसमें मैं नहीं जाऊँगा। मेन यही है कि जब जो भी कारण से अगर हमारे सर में प्रेशर बढ़ जाए, चाहे ब्लड के कारण हो जाए या कोई उसके अंदर ट्यूमर हो जाए, कैंसर बोलो, या जो भी कारण से, इन्फेक्शन के कारण से, ये चीज़ है। और
और क्या होता है कि जब भी ऐसे पेशेंट, जब भी कोई पेशेंट गिर गया है लेकिन देखते हैं कि सांस ले रहा है, तो ऐसे टाइम में क्या करते हैं घर वाले, जो दोस्त भाई, इन लोग को हॉस्पिटल में भर्ती करते हैं। और जब डॉक्टर देखते हैं कि इनकी सांस लेने में सर में चोट लगी है या कोई कारण है, इनको इमीडिएटली इनको वेंटिलेटर पे लगाते हैं। ये वेंटिलेटर ज़्यादा करके हम लोग को पता है, लेकिन आमतौर पे लोगों को नहीं पता है कि ये वेंटिलेटर क्या है। वेंटिलेटर ये बहुत ही आधुनिक मशीन है जिसके कारण से ये बाहर से सांस लेने को सपोर्ट करती है, सांस लेने को, क्योंकि हमारे शरीर में सांस लेना सबसे इम्पोर्टेंट है। अब पता है कि अगर हम कोई बंद कमरे में थोड़ी देर बैठे रहेंगे तो जब उसमें हवा खत्म हो जाएगी, खास करके ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा, तो हमें चक्कर आ सकता है। तो वही चीज़ के लिए ऐसे पेशेंट जो ब्रेन उनका डैमेज हो चुका है और उनको आईसीयू में भर्ती किया गया है, तो ये वेंटिलेटर के कारण उनकी सांस चलती रहेगी, कुछ घंटों से कुछ दिनों तक ही वो सपोर्ट कर सकते हैं। उस दौरान हम क्या चमत्कार कर सकते हैं, ये देखिए, ये मैंने ये खुद एक फ़ोटो डॉक्टर श्याम बाबुल करके मुझे बुलाया था कि रवि तुम आ जाओ। एक पेशेंट है, 24 साल का बच्चा है, लड़का है, और वो ब्रेन डेथ है। तो ऐसा सीन रहता है। और डॉक्टर कहते हैं कि ब्रेन डेथ हो गई है, लेकिन वो हम देखते हैं मॉनिटर में, आप देख रहे हैं ऊपर मॉनिटर है, ये एनिमेटेड फोटो इसमें नहीं दिखा पा रहा हूँ, पावर पॉइंट में दिखता है कि हार्ट चल रहा है, हृदय चल रहा है, सांस ले रहा है। तो सब लोग कहते हैं, घर वाले, कि भी आप कैसे कह सकते हैं हमारा जो ये है रिलेशन में है वो मर गया है, वो तो सांस ले रहा है, वो तो मॉनिटर पे दिख रहा है कि उसकी जो हार्ट है वो भी काम कर रहा है। लेकिन ये सब जो है ये वेंटिलेटर के कारण है। और उस दौरान फिर हम लोग उनसे जो कुछ बात कर सकते हैं कि ऐसे वक्त अगर उनके परिजनों से हम लोग बात करते हैं, डॉक्टर जो होते हैं, खास करके एक ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर नाम का एक स्टेटस होता है हॉस्पिटल में, जो कि ट्रेन करते हैं। मोहन फाउंडेशन, परसों आपने देखा होगा कौन बनेगा करोड़पति में, कि मोहन फाउंडेशन ने ज़्यादा करके इंडिया के जितने भी ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर डॉक्टर जो भी है, इन्होंने हमें ट्रेन किया। मैंने भी ट्रेन इनसे ली है, जिससे कि मुझे पता चलता है। और ट्रेनिंग में ये बताया जाता है कि जिनकी मेंदु मृत्यु हो गई है, ब्रेन डेथ हो गई, कि उनके परिजनों से कैसे बात करना। अगर आपने सीधा बोल दिया कि देखो इनकी मृत्यु हो गई, और आप अगर देते हैं तो अच्छी बात है, तो शायद हो सकता है आपको वो तमाशा मार लें, ठीक है ना, क्योंकि बड़ा दुखद घटना रहती है उस वक्त, टाइम रहता है। बहुत आसानी से उनको अच्छे से समझा के बताना पड़ता है कि इन लोग, बहुत शांति से उनसे बात करना पड़ता है कि इनकी मृत्यु हो गई है, और आप जो देख रहे हैं वो जिंदा जो है, एक्चुअली वो वेंटिलेटर के कारण है। तो ऐसे वक्त अगर आप हमें परमिशन देते हैं, तो हम फिर 7-8 लोगों की जान बचा सकते हैं। 2 लोगों को, 2 लंग्स 2 लोगों को जाएगा, हार्ट 1 को जाएगा, 2 किडनी 2 लोग को जाएगी, लीवर 1-2 लोगों को जाएगा, पैनक्रियाज है, ब्ला ब्ला, ऐसे सब देता है। और ये जो चीज़ है, विकसित देशों में ये आम चीज़ है, रूटीन है। ब्रेन डेथ हो गया है, वो अपनी तैयारी में लग जाते हैं, क्योंकि वहाँ के लोग जो है वो इस स्टेट से गुजर चुके हैं, इसलिए उनको ज़्यादा बताना नहीं पड़ता है। और लेकिन हमारे देश में इसकी संख्या जो है ये बहुत कम है। ये छोटा सा मैंने ये डाला है इसमें जो जीवित रहते हुए, मेरे ख्याल में इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, लेकिन बताने का मतलब है कि क्या क्या हम डोनेट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि ये जो हमने क्यों करना चाहिए, विकसित देश में होता ही है, लेकिन हमारे देश में देखिए, ये आपको 3 फोटो दिख रही हैं। हमारे देश में हर साल करीब 2 लाख किडनी की ज़रूरत है। 2 लाख किडनी हर साल लगती है, और प्रत्यारोपण ये फोटो में 6,000 दिखा रहा है। चलो मैं सोचता हूँ 10,000 भी, 15,000 भी मिलते होंगे, फिर भी मैं 1 लाख कम से कम 70-80 हज़ार लोगों को किडनी मिलती नहीं है और उनकी मृत्यु हो जाती है। वैसे भी हृदय देखिए, हार्ट, हर साल हमें हमारे देश में 50,000 हार्ट हृदय की ज़रूरत होती है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 25 लोगों को मिलती है। लीवर की भी वही हाल है, 30,000 की ज़रूरत है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 2,500 हज़ार या 3,000 लीवर मिलते होंगे, बाकी लोग की मृत्यु हो चुकी रहती है। तो देखिए कितनी खास हमारी ज़रूरत है, और इसीलिए ये जो हम लोग कर रहे हैं ये, और एक बहुत अच्छी देखने लायक बात है। जैसे मैंने कहा कि विकसित देशों में ये बहुत आम तो है, तो सबसे ज़्यादा ऑर्गन डोनेशन क्रोएशिया और स्पेन में होता है, जिसको हम लोग ऑर्गन डोनेशन रेट कहते हैं। तो इट इज़ नियरली 35 to 40 पर मिलियन। अब मिलियन यानी 10 लाख हो गया, तो 10 लाख में अगर 40-50 लोगों ने दे दिया तो कौन सी बड़ी बात है, लेकिन उनको उससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमारे देश में आप देखिए, सबसे राइट जो है एकदम इधर देखेंगे कि वहाँ हमारे देश में सिर्फ 0.65 मिलियन है, 0.6, यानी एक भी नहीं है हम लोग। ये 19 का, ये पिछले साल का आंकड़ा है, तो देखिए कहाँ 40-45 हैं, लेकिन हमारे यहाँ सिर्फ
तो इसलिए जो हम लोग जो ये मुहिम चला रहे हैं कि लोगों ने इसके बारे में पता करें और ताकि हम लोग इसमें कुछ न कुछ कर सकें। तो इसके पीछे कारण क्या है, क्यों हमारे लोग दान देते नहीं है? क्योंकि ऐसे कहते हैं कि जन जागरूकता की कमी है। चलिए भी मान लिया, लेकिन फिर भी पिछले 5-6 साल 7 साल में इंडिया भारत ने बहुत प्रोग्रेस किया है। काफ़ी सारा पेपर में आते रहता है, आपने देखा होगा ग्रीन कॉरिडोर के आ रहा है, पुलिस हेल्प कर रही है, वो जा रहा है, इधर जा रहा है, करते करते। तो इसलिए फिर भी कोशिश तो जारी है वैसे करके। तो दूसरा है हमारे देश में और एक चीज़ आती है कि धार्मिक अंधविश्वास। धर्म एक होता है, अंधविश्वास धर्म से इसका कोई मतलब नहीं है। मेरे मायने से तो ये लगता है कि धर्म मेरा डायरेक्ट कनेक्शन मेरे भगवान से है, मेरे उनसे मेरा ये है, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि ये अपना अच्छी बात है। लेकिन अंधविश्वास कोई धर्म नहीं होता है। कि एक कहते हैं ना कि पुराने ज़माने में, क्या आज भी लोग कहते हैं कि अगर कोई नेत्रदान करता है अगले जन्म में वो अंधा पैदा होता है, ये अंधविश्वास हो गया है। वैसे ही आखिरी जो है सामाजिक आवागमन की कमी, ये बहुत 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 इम्पोर्टेंट है बताने में कि हम लोग इंडियंस जो है कि सोशल वर्क में हम लोग पीछे हैं। हमको ऐसा लगता है कि हम लोग बहुत कर रहे हैं, लेकिन नहीं, ऐसी बात नहीं कि आंकड़ा है अवेलेबल जिसके कारण से हम लोग ये सब नहीं कर पा रहे हैं। जबकि देखिए हमारा भारतीय तत्व ज्ञान है, हमारा ज्ञान है या जो है हमारे शंकराचार्य कहते हैं कि ईधम शरीरम परोपकारकम, मतलब ये है कि ये शरीर दूसरों के लिए उपयोग के लिए बना है। ये शंकराचार्य कहते हैं। भागवत गीता कितना अच्छा कहती है कि जो पैदा हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के लिए जन्म निश्चित है, इसलिए उस पर ज़्यादा अस्वस्थ न हो, ज़्यादा दुख न करो। और जैसे ये इतनी अच्छी मेरे ख्याल भाषा कहाँ हो सकती है। उपनिषद तो कहता है कि मौत जीवन की शुरुआत है। उपनिषद अगर आज की तारीख में लिखा जाएगा तो हम कहेंगे कि मौत जीवन की शुरुआत नहीं है, कई जीवन की शुरुआत हो सकती करके। और अगर किसी को डाउट भी होगा तो आप जाइए गूगल में, कम से कम 25, 30, 40 मैंने महाधर्म देखे, कोई भी धर्म में लिखा नहीं है कि वो दान नहीं दे सकते हैं करके। तो ये जो है आज के समय देखते हुए बहुत ज़्यादा मैं डिटेल, हम लोग सब पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग सब जानते हैं इसके बारे में। इसलिए जो है जो रखा गया है कि अब क्या करना चाहिए। अभी परसों के प्रोग्राम के बाद में हम लोग पूरे भारत में इतने फ़ोन्स आ रहे हैं कि हमको करना है, हमको प्लेज करना है। तो प्लेज का मतलब क्या होता है कि हम लोग उनको जैसे बोलते हैं साहब मुझे भी अच्छा लगा है, हमको हमारा ऑर्गन डोनेशन करना है, तो हमने क्या करना चाहिए। तो हम उनको एक आजकल ऐप भी निकल गए हैं या पेपर में भेज देते हैं, उसके बाद में हम उनको ऐसे ही कार्ड देते हैं, येस आई प्लेज टू बी एन ऑर्गन डोनर। वो कार्ड हमेशा अपने पास रखिएगा। और इससे रिलेशन में अभी एक बहुत अच्छी बात हुई हमारे भारत देश में कि अभी जब भी आप आरटीओ जाएंगे लाइसेंस अप्लाई करने के लिए, रिन्यूअल अप्लाई करने के लिए, तो आपको कागज़ नहीं भरना पड़ेगा। आपको अपने कंसोल मॉनिटर में रहेगा, आखिरी प्रश्न रहेगा कि क्या आप, अगर ऐसी स्थिति होती है जिसमें कि आपके ऑर्गन डोनेशन करने की अगर ज़रूरत पड़ती है तो आप करेंगे क्या। अगर आपने कह दिया हाँ, अगर आपने टिक किया, तो फिर आपके वो जो कार्ड के ऊपर जो डिजिटल कार्ड प्रिंट होने वहाँ पर एक रेड हार्ट बना रहेगा। ये इंटरनेशनल है, बाहर के देशों में होता है ये प्रकार का। और ये कुछ लोगों के काफ़ी पुराने हैं। नितिन जी का मैंने काफ़ी साल पहले लिया था, अपने पिछले साल जब फडणवीस जी थे, मुख्यमंत्री थे। और बाकी हमारे ये मेयर साहब थी, ये वाइस चांसलर डॉक्टर काने वाइस चांसलर है, अपने जज हैं यहाँ के। अब तो साहब तो अभी सुप्रीम कोर्ट के ये भी बन गए हैं। ये लड़की जो है मैं इससे 1 मिनट लेना चाहूँगा। ये जो है जूही पवार अब 7-8 साल पहले मेडिकल कॉलेज में पढ़ती थी मुंबई में, और इसके फादर जो हैं डॉक्टर रविंद्र पवार, उनका लीवर खराब हो गया था और उनकी तबीयत बहुत ख़राब थी। तो मैं शॉर्ट में बताना चाहूँगा कि भाई का ग्रुप अलग था, माँ का ग्रुप अलग था, लेकिन जूही का और उसके फादर डॉक्टर रविंद्र का एक ही ग्रुप था। इसलिए जूही ने ए पॉजिटिव है वो, तो जूही ने अपना पार्ट ऑफ द लीवर अपने पिताजी को दान दिया था। देखिए 19 साल की लड़की, कोई उसने देखा नहीं कि भाई मेरे पेट के ऊपर ऐसा बुरा सा चीरा दिखेगा या क्या होगा, मेरी शादी के बाद में क्या अच्छा लगेगा कि नहीं। जैसा उसने ये कहा मुझे देना है, जिसके लिए महाराष्ट्र शासन ने जूही को ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ऑर्गन डोनेशन किया है। ये कुछ उदाहरण हैं। मेरे ख्याल है 2 मिनट में मेरा ख़त्म होने वाला है। आज तक हम लोग ने नागपुर में कम से कम 70 हो गए हैं, लेकिन कुछ लोगों की मैंने फ़ोटो डाली थी जब मैंने स्लाइड बनाया होगा कि जैसे ये देखिए सबसे ज़्यादा ये मेरा पहला केस है नागपुर का। अमित सिंह नाम था। ये 2013 में पहला 4 अप्रैल
जो पहला केस था, लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे ये बच्ची के बारे में बोलना अच्छा लगता है। इसका नाम है रिव्यानी रहांगदड़े। पिछले साल, पिछले की साल है। इसके फादर पुलिस में ड्राइवर है, कोई ऐसे नहीं ऑफिसर भी नहीं, ड्राइवर आदमी। एक बार जूही ये रिव्यानी के स्कूल में मास्टर ने कुछ एक ये ज्ञान के बारे में बच्चों को आई डोनेशन के बारे में उनको सिखाया था, और रिव्यानी ने एक नाटक में भाग लिया था। उस नाटक में फिर ऐसा बताया गया कि हमारे शरीर में बहुत कुछ होते हैं जो कि दे सकते हैं, और एज बैड लक वुड हैव इट, थोड़े दिन के बाद में रिव्यानी अपने मामा के साथ जा रही थी, उसका एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट में उसको ब्रेन डेथ डिक्लेयर किया गया, नागपुर लाया गया, न्यू ईरा हॉस्पिटल भर्ती किया गया। और जब डॉक्टर ने उसके फादर से कहा कि इनकी ब्रेन डेथ हो गई है, तो इसके पिताजी कहते कि साहब रिव्यानी से आपको जितने ऑर्गन्स ले सकते हैं आप लीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि रिव्यानी की जो ये है तभी तो एक ही शरीर में है, उतने शरीर में रहेगी। कितनी बड़ी बात कह दी है एक पिताजी ने एक छोटे से बच्चे के बारे में। तो आप सोचिए कि ऐसे लोग भी जब ऐसे बात कर सकते हैं, तो हम लोग तो काफ़ी पढ़े लिखे हैं। ये बहुत कभी कभी आँख में आंसू आ जाते सुन बात करते हुए भी। और ये जो है आपके सामने जो आपने ये ग्राफ है, जैसे अभी मैंने कहा कि 2013 में 4 अप्रैल 2013 में मेरा पहला केस था। वो भी क्या हुआ कि ऐसी बात होती रहेगी, डॉक्टर अपने जाके हॉस्पिटल से फ़ोन आया कि सर एक ब्रेन डेथ केस है। इन शॉर्ट ये हुआ कि हाँ कह दिया, उसके बाद में हमने लिया। उस साल सिर्फ एक ही केस था, दूसरे टाइम 3 हुए, 4 हुए, 6 हुए, 14 हुए, 18 हुए। उसके बाद पिछले साल हमने 18 केसेस किए नागपुर में, लेकिन 2020 में से अभी तक 2 कर पाए हैं, क्योंकि उसके बाद में कोरोना आ गया है, तो हम लोग बहुत कुछ कर नहीं पा रहे हैं। लेकिन पूरे भारत में ये प्रॉब्लम चल रहा है। तो हमारे मोहन फाउंडेशन का बहुत अच्छा एक घोष वाक्य है, डोंट टेक योर ऑर्गन्स टू हेवन, हेवन नोज वी नीड देम हियर। कितनी अच्छी बात कही है। बोलते हैं ना कि आत्मा ऊपर जाती है, स्वर्ग में जाती है, शरीर नहीं जाता है। तो शरीर तो यही छोड़ के जाएंगे, तो हमें क्यों जलाएं उनको, क्यों मिट्टी में डालें, क्यों ना किसी को दें जिससे कि उनका फायदा हो। ये मेरा आशीष है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे बुलाया, और बड़े अच्छे लोगों के साथ में, खास करके मेरे दोस्त हैं डॉक्टर विलास डांगरे जी। मैं तो उनको जैसे कहा था, मैं तो जादूगर कहता हूँ उनको, क्योंकि उनके दवाई में जादू है, सच्ची बताता हूँ, मैंने खुद आजमाए हैं। और गायत्री परिवार के तो हैं ही लोग, और आज इनसे भी सौभाग्य है कि जयंतराव देव पुजारी डॉक्टर साहब भी हैं, उनसे भी मेरी डायरेक्ट मुलाकात नहीं है, लेकिन हो सकता होगी आज न कल। तो आप लोगों का बहुत बहुत आपसे धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत हम अपना सौभाग्य मानते हैं कि हम आज आप जैसे अतिथियों को सुन पा रहे हैं। आपने जितने भी कंसेप्ट्स हमें बताए, ये सारे हम सभी के लिए ऑलमोस्ट नए थे, जो आपकी फील्ड से बिलोंग नहीं करते हैं, मेडिकल फील्ड से जो बिलोंग नहीं करते हैं, उनके लिए काफ़ी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन थी। और मैं आशा करती हूँ, मतलब मैं अपनी तरफ से तो मैं गारंटी देती हूँ कि मैं भी ज़रूर अपने ऑर्गन्स डोनेट करूँगी। और यहाँ पे उपस्थित मुझे लगता है सभी लोग कभी ना कभी इस ऑर्गन डोनेशन की प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना चाहेंगे। लास्ट में जो आपने मैसेज दिया, पूरे प्रोग्राम मतलब पूरे आपके मार्गदर्शन का एक कंक्लूजन हम मान सकते हैं उसको, कि डोंट टेक योर ऑर्गन टू हेवन, हेवन नोज वी नीड देम हियर। बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज था ये। थैंक यू सो मच सर फॉर योर गाइडेंस। इस श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी जी, इसी श्रृंखला में मैं आमंत्रित करना चाहूंगी डॉक्टर जयंत देव पुजारी सर, जो एक प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य हैं। लेकिन उससे पहले मैं सर का ब्रीफ में थोड़ा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी कि sir is President CCIM Ministry of Ayush Government of India New Delhi, elected member of Central Council of Indian Medicine Ministry of Ayush Government of India New Delhi from Maharashtra,
Chairman of Textbook Committee of Central Council of Indian Medicine, Ministry of Ayush, Government of India, New Delhi. Recognized Guru, Rashtriya Ayurved Vidyapeeth, Ministry of Ayush, Government of India, New Delhi. Member of Ayurved Committee, CCIM, New Delhi. Consulting Ayurvedic physician and Panchakarma expert, Srinidhi Ayurved Chikitsalaya, Nagpur. Research Committee member, Central India Institute of Medical Science, Nagpur. Chairman, Institutional Ethics Committee, Central India Institute of Medical Sciences, Nagpur. Medical expert as an Ayurvedic physician on the panel of State Bank of India. Director R&D, Shiv Herbal Research Laboratory, Nagpur. Member Board of Research, Sant Gadge Baba, Amravati University. Faculty Board of Studies for Yoga and Alternative Therapies, Kavi Kulguru Kalidas, Sanskrit University. Faculty member of Indian Religion, Philosophy and Culture, Kavi Guru Kalidas, Sanskrit University. Academic Council member, Datta Meghe Institute of Medical Sciences. Member, Scientific Advisory Group, Clinical Research, Central Council of Research in Ayurvedic Sciences, New Delhi. Research Committee member of Regional Research Laboratory, Nagpur of CCRAS, New Delhi. रेफरेंस ऑफ डिफरेंट आयुर्वेदा जर्नल्स. सर के करियर में काफ़ी सर ने अचीव किया. अब मैं समय की कमतरता की वजह से इनकी अनेक उपलब्धियां और इनके जो नाम पर दर्ज है वो समय के अभाव होने की वजह से मैं सारी जानकारी तो नहीं दे सकती, लेकिन मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी कि सर हैज़ वर्कड एज एन एक्सपर्ट हु worked as an expert on WHO, World Health Organization experts consultation meeting for developing WHO documents regarding benchmarks for practice in Ayurveda, Panchakarma and updating of Ayurveda training document, December 2019. Sir, co-chair of the Asia Pacific Quality Register, APQR, review panel of Eurasian Center of Accreditation and Quality Assurance in Higher Education and Healthcare, कजाकिस्तान, नवंबर 2019. साथ ही साथ सर के नाम पर कई सारे पेटेंट्स और कई सारे अचीवमेंट्स हैं. उन अचीवमेंट्स में से लोकमान्य तिलक आयुर्वेदा रत्न पुरस्कार 2020 में आपको मिला. साथ ही साथ 1995 से लेकर 2020 के बीच में आपने कई पुरस्कार प्राप्त किए, कई प्रसिद्ध पुरस्कार प्राप्त किए. आपके नाम पर कई मोनोग्राफ्स दर्ज हैं. आपने बड़े मंच पर आपने स्पीचेस और लेक्चर्स दिए हैं. यू हैव स्पोकन ऑन मैनी प्लेटफॉर्म्स. साथ ही साथ तो आप मेंबर ऑफ प्राइम मिनिस्टर इंटरनेशनल योगा अवार्ड कमेटी 2019 में रहे हैं. साथ ही साथ आपके नाम पर कई रिसर्च और पब्लिकेशन दर्ज है. साथ ही साथ आपने स्वदेशी मेला और पंचकर्मा साइंटिफिक सेमिनार ये ऑर्गेनाइज किया था, और साथ ही आपने कई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया है. थैंक यू सो मच. इसके बाद मैं मंच आपको सौंपना चाहूंगी. सर, यहाँ पर उपस्थित, इस सभा में उपस्थित सभी आदरणीय लोगों को मेरा विनम्र प्रणाम. यहाँ पर उपस्थित अंगदान श्रेष्ठदान के जीते जागते मिसाल डॉक्टर रवि वानखेड़े, मेरे मित्र और परम आदरणीय डॉक्टर विलास डांगरे, गायत्री परिवार के अन्य सभी सदस्य, गुरुजी भी यहाँ पर उपस्थित है, मुझे पता चल रहा है, उनको भी मेरा चरण स्पर्श और आप सभी को मेरा प्रणाम. ये जो विषय आज रखा है ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही जरूरतमंद विषय है. इसके बारे में डॉक्टर रवि वानखेड़े जी ने जो प्रेजेंटेशन किया है उसके बाद और किसी ने कुछ बोलना चाहिए ऐसा मुझे नहीं लगता. लेकिन फिर भी उनकी सभी चीजों से सहमत तो हम है ही, लेकिन हमारे समाज का और एक प्रॉब्लम है वो ऐसा है कि हम सहमत तो रहते हैं, लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन का समय आता है तब हम एक कदम पीछे हट जाते हैं. तो ये जो पीछे हटने वाली बात है उसको हम लोगों ने रोकने के लिए प्रयास करना चाहिए. अब यदि हम इससे सहमत है तो जैसे हमारे इस कार्यक्रम की संचालिका है उसने
बहुत सुंदर रीति से तुरंत बताया कि व्हेन शी गेट कन्विंस्ड वानखेड़े सर का प्रेजेंटेशन देखने के, तो उसने तुरंत बोला कि हाँ मैं करूँगा। तो ये हाँ मैं करूँगा या हाँ मैं करूँगी वाली जो बात है, वो हमारे समाज में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लोग इसमें शामिल हो, ये आज की ज़रूरत है। इसकी ज़रूरत कितनी है, इसका स्टैटिस्टिक्स क्या है, वो तो वानखेड़े सर ने बता ही दिया है। हमारे यहाँ इसके बारे में, एक-एक चीज़ के बारे में जो सोशल अवेयरनेस आना चाहिए, उसमें कभी-कभी अपने को हमारे समाज में समय लगता है। इसका मुख्य कारण ऐसा रहता है कि इसके जो कहते हैं कि जीती जागती मिसाल जितनी बढ़ेगी, यानी मेरे बाजू वाले ने यदि ये किया है तो मैं जल्दी कन्विंस होता हूँ, मेरे मित्र ने किया है तो मैं जल्दी कन्विंस होता हूँ। लेकिन मैं उसके ऊपर कुछ कार्यक्रम देखता हूँ, एक आधी डॉक्यूमेंट्री देखता हूँ, एक आधा भाषण सुनता हूँ और दूसरे देशों का स्टैटिस्टिक्स देखता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरा नहीं है। तो इसलिए इसको यदि हमको पॉपुलराइज करना है, तो ये जो जैसे सर ने बताया कुल मिला के कि 18-19 में 14-14 18-18 लोगों ने ये जो अंगदान नागपुर शहर में किया है। इसके बारे में अब ये जो 18 लोग हैं, उनके इर्द गिर्द वाले जितने भी हैं, उनको तो ये सब मालूम है और उनसे यदि हम संपर्क करते हैं, उनको यदि हम आइडेंटिफाई करते हैं, तो इसके स्प्रेड में ये बहुत जल्दी होगा, ऐसा मुझे लगता है। अभी हमारे समाज के रचना का भी एक वैशिष्ट्य है कि कुछ चीजें, जैसे सर ने बताया कि धार्मिक अंधविश्वास, ये तो बात सही है, इसका अनुभव मैंने भी लिया है। बिल्कुल सिंपल सी चीजों के लिए जैसे नेत्रदान, नेत्रदान के लिए भी किसी के गुरुजी ने मना कर दिया, ऐसा मैंने सुना और उसका मैंने अनुभव भी लिया है। तो ये जैसे धार्मिक अंधविश्वास रहता है, वैसे ही यदि धर्म ने यदि बता दिया कि ये सही है, जैसे उसके बहुत सारे उदाहरण गीता में के, उपनिषदों में के और बाकी अन्य चीजों के वानखेड़े सर ने बताए, ये यदि समाज तक जाता है तो हमारा समाज इसको बहुत जल्दी एक्सेप्ट करता है, मान लेता है। तो इसलिए इन सब स्तरों पर हम यदि काम करते हैं, तो मुझे लगता है कि हमारे देश में ये चीज बढ़ने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। सिर्फ वो स्टैटिस्टिक्स के बारे में वैसे वानखेड़े सर जानते हैं, लेकिन मैं ये बता देना चाहता हूँ कि कई बार ये कंपैरिजन में हम लोग जो पिछड़े हुए दिखते हैं, उसका एक कारण हमारे पॉपुलेशन का वॉल्यूम है। यानी एक तो 135 करोड़ में का जब हिसाब लगाया जाता है, तो नंबर शायद बाकी किसी देश से ज्यादा होगा हमारा, लेकिन पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में, रिक्वायरमेंट के प्रोपोर्शन में वो कम दिखता है। तो इसको हम लोग थोड़ा पलटा कर भी, आखिर वो स्टैटिस्टिक्स है, उसको इस तरीके से भी देखा जा सकता है और उस तरीके से भी देखा जा सकता है। तो जैसे सर ने एक जो स्टैटिस्टिक दिखाया कि नागपुर में कैसे कंटिन्यूअसली 2013 से ये बढ़ते आए हैं, इसी प्रकार का पॉजिटिव स्टैटिस्टिक्स हम लोग सामने रखते जाएंगे, तो शायद लोगों के जो इसके बारे में गलतफहमी वो दूर होती जाएगी और मुझे लगता है कि लोग इसमें जल्दी शामिल होते। इसके बारे में और एक अच्छा उदाहरण हमारे सामने, वो है ब्लड डोनेशन का। ब्लड डोनेशन के बारे में भी शुरू में हमारे देश में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन, बहुत ज्यादा विरोध था, लेकिन आप देखेंगे अभी कि हर गांव में बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट लेवल तक आपको ब्लड बैंक मिलती है और वहां पर ब्लड डोनेशन करने वाले लोगों की तादाद और लोगों की संख्या भी बहुत ज्यादा है। कोई भी जब यानी आज ब्लड डोनेशन की ऐसी स्थिति है कि हम लोग त्योहार के तौर पर भी ब्लड डोनेशन को मनाते हैं। जैसे 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, इस दिन लोग बड़े पैमाने पर बहुत आनंद से ब्लड डोनेशन करते हैं। इसी प्रकार की जागरूकता यदि हम लोग लाते हैं ये अंगदान के बारे में, तो मुझे नहीं लगता ये कोई इसमें बहुत ज्यादा समय लगेगा और अपना देश जो है वो निश्चित रूप से अपनी जो जरूरतें हैं वो जरूर पूरी करेगा, ऐसा मुझे लगता है। इसका मैं एक उदाहरण देता हूँ कि ऐसा सुना है मैंने कि श्रीलंका में सबसे ज्यादा आय डोनेशन होता है। इसके कारण वहाँ का जो समाज है उसने ये तय कर लिया है, ये गवर्नमेंट ने तय करके ये काम नहीं होते, ये काम तो तभी होते हैं जब वो समाज तय करता है। तो अब वहां पर कुछ लोगों ने इसके लिए प्रयास किए होंगे और श्रीलंकन समाज में उसको एक्सेप्ट कर लिया होगा। इसके कारण ये जो चीज है, ये चीज वहां पर हमको बहुत आयात में मिलती है।
उसी प्रकार से यदि हम लोग कोशिश करते हैं तो हमारे देश में भी ये जो चीजें ऑर्गन डोनेशन ये निश्चित रूप से बढ़ेगी, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। हमारा देश युवाओं का देश है, हम जानते हैं। तो इन युवाओं ने यदि इसमें थोड़ा सा इनिशिएटिव ले लिया तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से हमारे देश की जरूरतें अंगदान में हम लोग निश्चित रूप से पूर्ण करें। मैं पुनश्च एक बार गायत्री परिवार के सब लोगों का आभारी हूँ। उन्होंने मुझे इस मंच पर बुलाया और मुझे दो शब्द रखने का मौका दिया। ये एक चीज। और दूसरी चीज, मैं डॉक्टर रवि वानखेड़े सर ने जो प्रेजेंटेशन दिखाया यहाँ पर, इसके कारण इसको क्या बोलते हैं, ब्रशअप होना बोलते हैं। जैसे हमने पहले पढ़ी हुई चीजें एक बार फिर से रिवीजन इस विषय की मेरी हो गई, इसलिए मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार, मेरा सभी को प्रणाम। क्यों? बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने कई महत्वपूर्ण मुद्दों को जो इस क्षेत्र में अड़चने बनकर हमारे सामने आते हैं उनको हमारे सामने लाया, साथ ही साथ उस पर सॉल्यूशन बताया कि सच में आज हमारे देश को युवाओं की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। सिर्फ इसी क्षेत्र में नहीं बल्कि हर क्षेत्र की हर समस्या का नए तरीके से समाधान ढूंढने के लिए युवाओं को ही जागृत होना होगा, उन्हें ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, उन्हें ही इनिशिएटिव लेना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर फॉर योर गाइडेंस। इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए मैं डॉक्टर अर्पणा सदाचार मैम से निवेदन करती हूँ कि वे आज के प्रमुख अतिथि एवं वक्ता डॉक्टर विलास डांगरे सर का परिचय दें संक्षिप्त में। डॉक्टर अर्पणा मैम। सभी को जय गुरुदेव। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आज ये मेरा परम सौभाग्य है कि अधिक मास के पावन पर्व पर गायत्री परिवार के द्वारा आयोजित इस अनूठे दान पर्व में, अवयव दान के पर्व के कार्यक्रम में मेरे परम आराध्य डॉक्टर विलास जी डांगरे सर का परिचय कराने का दायित्व मुझे प्राप्त हुआ है। आज के प्रमुख अतिथि एवं वक्ता नागपुर के विश्व प्रसिद्ध होम्योपैथ, जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सोमलवाड़ा भाग संघचालक रह चुके, नरकेसरी प्रकाशन नागपुर के अध्यक्ष, MUHS नासिक यूनिवर्सिटी के सदस्य रह चुके, चैतन्य एजुकेशन सोसाइटी, वनवासी कल्याण आश्रम जैसे अनेकों संगठनों के अध्यक्ष पद को गौरवान्वित करने वाले डॉक्टर विलास जी डांगरे सर का परिचय यानी सूरज को दिया दिखाने के समान है। आप कुशल संगठक, प्रभावी वक्ता, खिलाड़ी, साहित्य एवं राजनीति में रुचि रखने वाले दिव्य आध्यात्मिक व्यक्तित्व है। अनेकों गुणों से मंडित आपको रोटरी क्लब के द्वारा आउटस्टैंडिंग होम्योपैथ अवार्ड, ग्रीन लेबल अवार्ड, विदर्भ गौरव पुरस्कार, डॉक्टर हेडगेवार स्मृति गौरव पुरस्कार, लोकमत विदर्भ आइकॉन पुरस्कार, ऐसे ढेर सारे सम्मानों से भूषित किया है। उनकी सबकी गणना यहाँ पे करना मेरे लिए असंभव है। समाज के सभी वर्गों को और अनेकों होम्योपैथ्स को और डॉक्टर्स लोगों को समय समय आपके द्वारा आपके बहुमूल्य मार्गदर्शन का लाभ होता रहता है। आपने सादगी भरे जीवन का उदाहरण आने वाली पीढ़ियों के सामने रखते हुए आज के होम्योपैथी के भीष्म पितामह होने की उपाधि प्राप्त की है। आपके श्री चरणों में मैं वंदन करती हूँ और इस कार्यक्रम में आयोजकों द्वारा इस परिचय करा देने का अवसर प्राप्त कराने के लिए धन्यवाद कहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम।
आपने हमारे गेस्ट का इंट्रोडक्शन करवाया। आज हम सभी को आज के अतिथि से एवं प्रसिद्ध पर्सनालिटी से कहेंगे, हम एक फेमस पर्सनालिटी से हमारा इंट्रोडक्शन करवाया। बहुत बहुत धन्यवाद। इस श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए मैं ज़्यादा समय न लेते हुए डॉक्टर विलास डांगरे सर को आमंत्रित करती हूँ कि वे आए तथा हमें मार्गदर्शन प्रदान करें। डॉक्टर विलास डांगरे सर। आज गायत्री परिवार के मान्यवर पदाधिकारी आज के इस ऑर्गन डोनेशन कार्यक्रम में उपस्थित हमारे मित्र डॉक्टर रवि जी वानखेड़े, हमारे दूसरे मित्र डॉक्टर जयंत देवपुजारी जी एवं गायत्री परिवार के आदरणीय पारधी जी, बिड़वाई जी, उपस्थित माता बहनों, देवी सज्जनों, आज इस कार्यक्रम में उपस्थित रहने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। इसका अतीव आनंद हो रहा है, अतीव आनंद हो रहा है। जब मुझे कहा गया है कि इस कार्यक्रम में आपको बोलना भी है, मैंने कहा ठीक है। जैसे कि हमारे पूर्व डॉक्टर रवि जी वानखेड़े एवं जयंत जी देवपुजारी इस कार्यक्रम में प्रमुख वक्ता के रूप में उपस्थित रहने वाले हैं, ये सुनकर ही मैंने हाँ कहा कि हाँ मैं भी आऊंगा। और उन्होंने कहा कि आपको केवल कंक्लूडिंग भाषण करना है, अध्यक्षीय भाषण करना है। तो भी मैंने कहा कि मैं कार्यक्रम में निश्चित रूप से उपस्थित रहूंगा, क्योंकि इस कार्यक्रम का जो महत्व है, इस कार्यक्रम की जो आवश्यकता है, मैं सामाजिक क्षेत्र में काम करते रहता हूं, बड़ा आनंद आता है काम करने में। और समाज जीवन में काम करते वक्त जो संकटें पैदा होती है, जो दिक्कतें पैदा होती है, उसको दूर करने का हम निश्चित रूप से प्रयास करते हैं। और ऐसे कार्यक्रमों में ही मैं हिस्सा लेता हूं कि जहां लोगों का दर्द दूर हो, दुख दूर हो, उनका दुख निवारण हो। और उस दृष्टि से ऑर्गन डोनेशन, अवयव डोनेशन का कार्यक्रम जो है वो बड़ा महत्व रखता है। अभी डॉक्टर रवि जी एवं जयंत जी इन में बार बार उल्लेख किया गया कि हमारे यहाँ जितनी आवश्यकता है की पूर्ति होती नहीं है। और ये मेरा भी दुख है, मन से दुख है। इस कार्यक्रम में मैं केवल आवाहन करने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। आज जैसे हमारे अपर्णा जी ने बताया कि अधिक मास चल रहा है, और अधिक मास में अपनी हिंदू परंपरा के अनुसार हम हमारे जावई बापू को दान ज्योति के साथ, दीपक के साथ दान उनको देते हैं।
इसलिए दान का महत्व जो है वो केवल वैयक्तिक दृष्टि से उसका महत्व नहीं है, तो उसका सामाजिक दृष्टि से भी उसका महत्व समझ लेना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। दान देते हैं और निरपेक्ष भाव से देते हैं, निस्वार्थ भाव से देते हैं, और उसका पुण्य जो है वो अलिखित होता है। तुरंत दान महापुण्य ऐसा होता नहीं है। ये विचार अपने मन से निकालकर मैं पुण्य के लिए मैं ये काम कर रहा हूं, इस भावना को मन से निकालकर मैं मेरे भाई बहनों के लिए, मानवता के प्रति जो मेरा ऋण है, मेरा कर्तव्य है, इस भावना को, जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए मैं ये कर रहा हूं। ये भावना अंतःकरण में लाना जरूरी है, बहुत जरूरी है। ऊंचा भया तो क्या भया, जैसे ताल खजूर पथिगन को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। इस भावना से हमको जीना नहीं है, इस भावना से हमको जीना नहीं है। हम समाज में रहते हैं और समाज के भीतर आने वाले सारे संकटों को दूर करने की नैतिक जिम्मेदारी हमारी है, और इसको मैं करीब से करूंगा। और उसके लिए जो जो भी छोड़ना आवश्यक है, जिसको जिसको लेना आवश्यक है, उसको परिधारण करके मैं जिम्मेदारी से काम करूंगा। ये संकल्प करने की इस कार्यक्रम के निमित्त बहुत ही आवश्यकता है। और हमारे धार्मिक कार्यक्रमों में, हमारे धार्मिक रचना में ये कोई बाधा निर्माण कर सकता है, ऐसी मेरी धारणा नहीं है। जैसे बार बार कहा जाता है कि अपने अंधविश्वास के कारण हम कुछ बातों को स्वीकारते नहीं है, इच्छा है लेकिन स्वीकारते नहीं है। इस बात को भी हम हमारे मन से निकाल डालें। हमारे धार्मिक विधियों में, धार्मिक जीवन में, जैसे रामकृष्ण परमहंस जी ने, जो मेरे गुरु है, उन्होंने तो स्पष्ट शब्दों में कहा, शिव भावे जीव सेवा। हम अपने जीवन को सार्थक करना है, जीवन को सार्थक करना है, जीवन का एक अत्युच्च आनंद जीवन में लेना है, जीवन का समाधान, जीवन जीने का समाधान प्राप्त करना है। तो शिव भावे जीव सेवा, भगवान की जिस पद्धति से हम पूजा करते हैं, उसी पद्धति से ये नर नारी की पूजा करके, नर नारी की सेवा करके, उसका पुण्य हम, उसका दान हम प्राप्त करें। यही हमारे धार्मिक और आध्यात्मिक जीवन का मार्गदर्शन है, आशीर्वाद है। इसमें जो भी हम अच्छे काम में जब प्रारंभ करते हैं, तो अनगिनत संकटें सामने निर्माण होती है। मैं जैसे परसों ही कौन बनेगा करोड़पति में देख रहा था, और वो मोहन फाउंडेशन के भीतर जो काम करते हैं, उन्होंने अपने दिक्कतें बताई।
निराशाजनक तो थी, लेकिन निराशाओं पर मात करने की क्षमता रखने वाले सारे उस कार्यक्रम में सदस्य थे, जिसमें हमारे अमिताभ बच्चन जी, सुप्रसिद्ध कलाकार रितेश जी देशमुख, जो हमारे भूतपूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं, डॉक्टर श्राफ जो ये फाउंडेशन चलाते हैं, उन्होंने जो महत्वपूर्ण मार्गदर्शन, महत्वपूर्ण संकटें बताई, उसमें उनको योगदान करना ये अति महत्वपूर्ण है और इसी का ही संकल्प हमें करना है। जैसे कि इस देश ने दान देने में किसी प्रकार का संकोच रखा नहीं है। जैसे मुझे उल्लेख करते हुए बड़ा आनंद भी होता है कि इस देश के महर्षियों ने, इस देश के संतों ने इस बात को अधिक स्पष्टता से उजागर किया। जैसे हम जानते हैं कि दधी जी ने अपनी दुष्ट शैतानी विचारों को समाप्त करने के लिए उनको मांगने पर अपने जीवन का जो ये है अस्त्र जिनसे बनते हैं, शस्त्र जिनसे बनते हैं, जब देवों ने उनको, भगवान ने उनसे विनती की कि हमें आपके शस्त्र के लिए आपकी अस्थि पंजर चाहिए, तब उन्होंने बड़े आनंद से इस मंगल कामना के लिए अपना वो जो है वो दान किया। और हम जानते हैं कि उससे जो अच्छी बातें निर्माण हुई और ये हमारी परंपरा रही है और इसी परंपरा को, इसी विश्वास को हमको और बढ़ाना है। हमारे देश में अवयव दान करने के लिए कोई सामने आता नहीं। इस प्रकार की बात दोबारा सामने नहीं आएगी और स्वयं के जागरूकता से, स्वयं के चैतन्य से, स्वयं के आनंद से उसको स्वीकार्यता हमारी सारी जनता जनार्दन देगी। ये मुझे पूरा विश्वास है। किसी ने कहा है ये सब बदलने में समय लगेगा, लेकिन बदलेगा जरूर। जिंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है। जिंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है और आसान करने के लिए समझना पड़ता है। जिंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है और आसान करने के लिए समझना पड़ता है। वक्त आपका है, चाहे तो सोना बना लो, चाहे तो सोने में गुजार दो। मंजिल जब तक मिलती नहीं, मंजिल जब तक मिलती नहीं, रुको मत, झुको मत, क्योंकि पहाड़ियों से निकलने वाले नदियों ने रास्ते में आज तक किसी से ये नहीं पूछा कि समंदर कितना दूर है। लगातार अथक परिश्रम करके इस सप्त प्रवृत्त भाव को जागरूक करना पड़ेगा और हम तो
सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखम् आप्नुयात्। वसुदैव कुटुंबकम के पुजारी है, उस मंत्र के प्रार्थनार्थी है। हमारा जो संकल्प है, जन जन जीवन, हर प्राणी मात्र पूर्ण निरोगी, पूर्ण सुखी हो, इस भावना के साथ काम करने वाले हम सब साधक है। और इस कार्यक्रम में दिशा देने का काम गायत्री परिवार ने इस कार्यक्रम के माध्यम से देने का अथक प्रयास किया है। उसके पीछे की गायत्री परिवार की भावना को हम समझ लें। सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः का भाव इसमें निश्चित रूप से है। और सूर्य की उपासना, माँ गायत्री की उपासना करने से ये सारा फल हमें, सिद्धि हमें निश्चित रूप से मिलेगी। क्योंकि पहले चरण में जिनका उद्बोधन हुआ है, मार्गदर्शन हुआ है, ऐसे हमारे डॉक्टर रवि जी, जिनका नाम रवि जी है, और रवि का मतलब है सूर्य, सूर्य का मतलब है प्रकाश, सूर्य का मतलब है रोशनी। ये देने का काम उन्होंने अपने वक्तव्य में किया है। दूसरे हमारे परम मित्र जो है डॉक्टर जयंत देव पुजारी, भगवान के पुजारी है, भगवान के प्रति श्रद्धा भाव रखने वाले ऐसे वैद्यराज है। और उन्होंने जो कहा कि ये देश युवकों का देश है। आज विश्व में यदि किसी बात की हमारे पास समृद्धि है तो वो है युवकों की। और इस युवकों के शक्ति को एक दिशा देने का काम ये सब संगठनाएं, ऑर्गेनाइजेशन निश्चित रूप से करेगी। और इस भगवान के इस काम में, भगवान के चरणों में ये सारे विचार समर्पित करने का सौभाग्य हम सबको प्राप्त होगा। प्रभु के चरणों में फिर से मैं आशीर्वाद के लिए विनती करते हुए, और सारे मेरे गायत्री परिवार और सामने बैठे हुए सारे देवी देवताओं को प्रणाम करते हुए मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमारा उत्तम मार्गदर्शन किया, हमें बताया कि मानवता की भावना रखकर हमें अपने कर्तव्य निभाने चाहिए। शिव भावे जीव सेवा का आपने संदेश हमें दिया। साथ ही साथ आपने बताया कि जीवन जीने का समाधान प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है। आज कई मतलब जीवन तो सब लोग जी रहे हैं, लेकिन समाधानी कितने लोग हैं अपने जीवन से? काफ़ी कम लोग। तो एक समाधान हमारे जीवन में हमेशा होना चाहिए कि हमने जो जीवन जिया, नहीं भाई हमने कुछ अच्छा किया, हमने किसी के लिए कुछ अच्छा किया, इस चीज़ की भावना हमें होनी चाहिए। नर नारी की सेवा भावना होनी चाहिए, मानव सेवा की भावना होनी चाहिए। ये संदेश आपने दिया। और साथ ही साथ आपने बड़ी ही खूबसूरत पंक्तियों में अपना संदेश दिया कि ज़िंदगी बदलने के लिए लड़ना और आसान बनाने के लिए समझना बहुत ज़रूरी है।
जी ज़रूर समय लगेगा, लेकिन गायत्री परिवार हमेशा से प्रयास करता रहा है कि ऐसे मुद्दों पर जागरूकता लाए, ऐसे मुद्दों को उजागर करें और साथ ही साथ ऐसे मुद्दों पर काम करें। बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपके मार्गदर्शन के लिए। इस श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए मैं श्रद्धेय शरद पारधी सर, कुलपति देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार तथा अखिल विश्व गायत्री परिवार के जो वरिष्ठ एवं सक्रिय कार्यकर्ता रहे हैं और गुरुदेव के साथ उन्हें कई कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। साथ ही साथ वे हर पग पर, हर पद पर हमारा मार्गदर्शन करते रहे हैं। मैं आज उनसे निवेदन करती हूँ कि वे आएँ तथा हमें मार्गदर्शन एवं आशीर्वाद में 2 शब्द प्रदान करें। श्री शरद पारधी सर। मेरी आवाज आ रही? मेरी आवाज आ रही है? जी सर, जी सर। ठीक। मैं बहुत जल्दी अपनी बात समाप्त करूंगा। मैं चाहता हूं कि मेरे साथ गायत्री मंत्र जिन्हें आता है वो मेरे साथ कहेंगे। गायत्री मंत्र एक साथ एक समय कहने का कष्ट करें। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो प्रचोदयात्। जो आज हमारे यहाँ पे विचारवंत आए थे और उन्होंने अपने अपने विचार रखे, मुझे उसका केवल शॉर्ट में कंक्लूडिंग करना है। मैं यहाँ पे जो उपस्थित हमारे प्रमुख वक्ता आए हैं, बाबूजी क्षमा चाहूंगा, आपका वीडियो बाबूजी वाइस चांसलर वाली वेबसाइट से ऑफ है। अभी हो गया? नहीं बाबूजी। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। मैं अपने हाँ बाबूजी हो गया, हो गया। एक सेकंड। जी सर, आप विजिबल हैं। ठीक है, प्लीज डू द ऑनर्स। आवाज भी आ रही है? जी सर। चलो, बहुत अच्छा। मैं ये कह रहा था कि आज के हमारे प्रमुख वक्ता रहे हैं बहुत ऑर्गेनाइजेशन कमेटी महाराष्ट्र राज्य। दूसरे हमारे वक्ता रहे वैद्यराज जैन देव पुजारी जी, आयुर्वेदाचार्य है और अध्यक्ष सेंट्रल काउंसिल फॉर इंडियन मेडिसिन, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, भारत सरकार से आए हैं। और तीसरे हमारे प्रमुख अतिथि डॉक्टर विलास डांगरे जी, जो नागपुर के, क्या भारत के प्रसिद्ध होम्योपैथ है जिनके हाथ में जादू है। ऐसे हमारे तीसरे वक्ता जो अध्यक्ष नरकेशी प्रकाशन नागपुर के हैं। इसके अलावा भी हमारे प्रत्येक वक्ता की बहुत ज्यादा विशेषताएं, मैं अब समयाभाव से मैं सबका नाम तो नहीं ले पाऊंगा। इसके अलावा गायत्री परिवार का कार्यक्रम ऑरेंज करने के लिए नागपुर शक्तिपीठ के पदाधिकारी, सभी लोग हमको ऑर्गन डोनेशन के बारे में तो कहेंगे जा सकते हैं। मृत्यु के पूर्व और मृत्यु के पश्चात तो हम बहुत कुछ दे सकते, बहुत ज्यादा दे सकते। मित्रों, मैं सोच रहा था इसके ऊपर, मैंने ऐसा विचार किया है कि हम जो मनुष्य जीवन में आए हैं, तो हमने साथ में क्या लाया? आपने साथ में क्या लाया? आपने कभी सोचा इसके ऊपर? क्या ये शरीर साथ में लाया था? क्या मन साथ में लाया था? क्या साथ में लाया था हमने? कुछ भी नहीं था। हमारा अस्तित्व एक जीव मात्र था, छोटा सा जीव। हमारे शरीर का अस्तित्व हमारे माता पिता ने हमको दिया, हमारे सामाजिक शिक्षकों ने, ऋषियों ने हमको सिद्धांत दिए। हमको, हम लोगों को दो चीजें मुख्य मिली है। हमारे साथ अगर कुछ है, हम अगर कुछ अपना कह सकते हैं, तो वह हमारा प्रारब्ध, हमारा भाग्य, हमारा फ्यूचर। हमारा फ्यूचर क्या है? हमारा प्रारब्ध क्या है? एक। नंबर दो, हमारे संस्कार। ये ऑर्गन्स और डोनेशन की जो कंसेप्ट है,
हमको बदलने के लिए, हमको कुछ करने के लिए हमको चाहिए दो ही चीजें, हमारा प्रारब्ध हमारे साथ है और संस्कार हमारे साथ है। इनको अगर बदलना है, इनको बदलना आसान नहीं है, प्रारब्ध बदला नहीं जाता आसानी से। संस्कार अगर अच्छे हैं तो बदलाए नहीं जा सकते आसानी से, बुरे नहीं हो सकते, अब बुरे हैं तो आसानी से अच्छे नहीं हो सकते। इनको बदलने के लिए दो चीजें जिम्मेदार है, वो है आचार और विचार। हमारी विचार कैसे है, हम सोचते कैसा, हम कौन सी किताबें पढ़ते हैं, हमारे संस्कारों को और हमारे प्रारब्ध को बदल सकती है। अब इसी संदर्भ में जब मैं आगे बढ़ता हूँ और हमारी अगर ये मान्यता है कि हमने इन दो चीजों के अलावा कुछ साथ में लाया ही नहीं है और शरीर के अंदर जो हमारा है वो हमारा नहीं है, मृत्यु के पर कर दिया जाता है, हम कहाँ ले जाते हैं उसको। सबसे बेहतर चीज है कि इसका अगर आगे उपयोग होगा मित्रों, तो जीवन में अगर किसी ने कुछ दान नहीं किया होगा तो इतना बड़ा अवसर भगवान ने आपको मृत्यु के दरवाजे पे या मृत्यु के बाद भी दिया है कि आप अपना सर्वस्व, अपना अंग अवदान दान कर दो, पूरे शरीर का दान कर दो। इतना बड़ा काम आप कर सकते हो। अगर जीवन में कहीं किसी तरह का दान नहीं किया होगा तो ये अंतिम अपॉर्चुनिटी है और हाईएस्ट क्वालिटी का आप दान करेंगे, सबसे ऊंचे स्तर का दान आप करेंगे। इसके बारे में हमको सोचना चाहिए। और ये दान हम कहते हैं तो कितने लोगों को लाभ होता है ये हमको पता नहीं रहता, क्योंकि हमें रहती ही नहीं है। जो कभी हमारे देने के बाद में अभिमान जागृत होता है ना, हम कुछ देते हैं किसी को चीज तो हमको अभिमान होता है, क्यों? हम देखते हैं हमारे देने का आदमी उपयोग कैसे कर रहा है, वो कैसे बेनिफिट मिला उसको। जब हम रहेंगे ही नहीं और जिन लोगों को ये दान मिलेगा इसके ऊपर से उनको कितना बड़ा वर्चस्व मिल सकता है, कितनी बड़ी चीज मिल सकती है, कितना बड़ा एग्जिस्टेंस मिल सकता है, कितना बड़ा जीवन के अंदर एक चांस मिल सकता है, दान होने का भी डर नहीं है। मित्रों, हम अपने आप को बचा सकते हैं। और गायत्री परिवार की एक धारणा है, हम दूसरों को कुछ करने के पहले अपने बारे में सोचते हैं, हम क्या करेंगे। हम डोनेशन के बारे में बात करेंगे तो मुझे ये सोचना चाहिए पहले, गायत्री परिवार का एक साधक के रूप में मैं सोचूंगा कि मेरा क्या काम है, मुझे क्या करना चाहिए। क्योंकि हमारा स्लोगन ही है, हम बदलेंगे युग बदलेगा। दूसरों को बदलने के लिए कहने के पहले हम खुद को बदलते हैं, हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। वैसे ही मैं कहता हूँ डोनेशन हम पहले करेंगे, ये प्लेस करेंगे, हम जब इसका एग्रीमेंट करेंगे, जब हमको मानेंगे कि नहीं मुझे डोनेशन करना है, हम करेंगे, तब जाके हम लोगों को कह भी सकते हैं और लोग इसको मान भी सकते हैं। तो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन मेरे हिसाब से ये है कि जितने भी परिजन सुन रहे हैं, जितने भी परिजन को ये थोड़ा सा लगता है कि रीजनेबल है, तो हमको अपने से शुरुआत करनी है। शुरुआत होंगे मित्रों तो हम करेंगे, तब जाके दुनिया करेगी और ये निश्चित फायदा होगा। आज हमको लगता है हर बार अभी भारत जो है एक ऐसी स्थिति में है, इसके अंदर परिवर्तन बड़ी शीघ्रता से हो रहा है, बहुत विरोध हो रही है, इसके बावजूद भी परिवर्तन बहुत शीघ्र, और इस शीघ्रता में ये एक हमारा कदम अगर होता है कि हम अपना उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, हम अपना एक एग्रीमेंट करेंगे, हम अपना डोनेशन देंगे, अपने जीवन को देंगे, हम अपने शरीर को देंगे, तो एक बहुत बड़ी शुरुआत हम अपने लिए कर सकते हैं और समाज के सामने अच्छा उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं। गायत्री परिवार के मेरे जितने भी भाई बहन मेरे साथ हैं, मुझे लगता है कि इनको सोचना चाहिए, हम करेंगे युग करेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम डोनेशन करेंगे, हम अपना अंग दान करेंगे तो युग भी करेगा। इसी विश्वास के साथ हमको इसके ऊपर कदम बढ़ाने चाहिए। बस इतना ही छोटा सा आह्वान करने के लिए मैं आप लोगों के साथ में आया हूँ। ये जो कार्यक्रम यहाँ पे आज हुआ है, उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं, बहुत बड़ी अथॉरिटीज है अपने अपने विषय के अंदर। डॉक्टर रवि वानखेड़े जी का बहुत दिनों पहले मुलाकात हुई थी, नागपुर में बहुत बड़ा यज्ञ हुआ था, उसके पहले हम लोग आए थे, तब उनके डिस्पेंसरी में गए थे, उसके बाद में मुंबई में एयरपोर्ट पे मुलाकात हुई थी। और देव पुजारी जी को शायद मैंने देखा है, मिलने का मौका नहीं पड़ा। और डॉक्टर डांगरे जी के अस्पताल में मैं पेशेंट करके जाता था जब मैं नागपुर में था। तो ये आप मेरे लिए तो बहुत बड़ी हस्तियां हैं, आप मेरे लिए बहुत बड़े उदाहरण हैं। जब आप इसका आह्वान करते तो इसका परिणाम होगा ही, लेकिन मेरा छोटा सा प्रयास ये होगा कि हम अपने से शुरुआत करेंगे तो ज्यादा परिणामकारक होगा।
बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति ही शांति ही शांति। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने हमें वैसे सभी आज के सभी प्रमुख अतिथियों ने हमें आज के इस विषय पर प्रकाश डाला। आपने हमें प्रेरणा दी है कि नहीं, हमें ये कदम अब उठाना ही चाहिए। मतलब पहले मैंने सिर्फ ये बात कही थी कि मैं ज़रूर करूँगी, लेकिन आपके शब्दों ने मुझे प्रेरणा प्रदान की है कि नहीं, अब तो करना ही है ये। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने हमें प्रारब्धों के बारे में बताया, संस्कारों के बारे में बताया, आचार हमें बताया कि हमें सबसे पहले खुद के आचार और विचार बदलने की आवश्यकता है, और तभी जाकर हम इस विश्व को भारत को विश्व गुरु बना पाएंगे, तभी जाकर हम संसार में बदलाव ला पाएंगे। इस पश्चात मैं औपचारिक आज के कार्यक्रम की औपचारिक समाप्ति के लिए धन्यवाद भाषण के लिए श्री बीसेन बाबू जी को आमंत्रित करना चाहूँगी। उनको मैं मंच सौंपती हूँ, और साथ ही साथ मैं गायत्री शक्तिपीठ नागपुर को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे यह स्वर्ण अवसर प्रदान किया। मैं अपना सौभाग्य समझती हूँ कि मुझे आप सभी प्रसिद्ध व्यक्तित्व को सुनने का आज अवसर मिला। मैं शिवालिका वर्मा आप सभी से विदा लेती हूँ। सभी को मेरा प्रणाम। कोई भूल चूक हुई हो तो क्षमा कीजिएगा। आगे मैं मंच श्री बिसेन बाबू जी को सौंपती हूँ। धन्यवाद। प्रस्ताव प्रस्तुत करने के पहले मैं कुछ शब्द आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। आज के हमारे चारों अतिथियों के द्वारा हमें जो मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है वह समाज के लिए एक अमूल्य निधि है, अमूल्य वरदान है। ऐसे महान विभूतियों का जो कि डिफरेंट फील्ड से है, उनका एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर आना और संदेश देना ऐसा दुर्लभ ही देखा जाता है। अतः मैं इस मंच से समाज के सभी घटकों को से प्रार्थना करता हूं कि मृत्यु से पहले और मृत्यु के बाद अंगदान की प्रक्रिया को अपनाकर समाज के सामने एक ऐसा व्यक्तित्व प्रस्तुत करे और स्वस्थ समाज और नया समाज बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करे। आज के हमारे कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि डॉक्टर विलास डांगरे जी का मैं हृदय से अत्यंत आभारी हूं कि उन्होंने हमें अपने व्यस्ततम कार्यक्रम से समय निकालकर हमारा आमंत्रण स्वीकार किया और हमें बहुमूल्य मार्गदर्शन प्रदान किया। डॉक्टर डांगरे सर गायत्री परिवार के लिए कोई अपरिचित नहीं है। समय समय पर हमें हमेशा उनका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है और भविष्य में भी मिलता रहेगा, ऐसी मैं आशा करता हूं। पुनः आपको एक बार पधारने के लिए धन्यवाद सर। आज के कार्यक्रम के जो विशेष अतिथि है वैद्य देव पुजारी जी, इनका मैं दिल की गहराई से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने आयुष मंत्रालय के प्रेसिंग असाइनमेंट के बावजूद भी हमारा आमंत्रण स्वीकार किया है और हमें मार्गदर्शन प्राप्त किया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले संडे को ही हमने कोविड और आयुर्वेद में उनको आमंत्रण दिया था, परंतु सर का इंपॉर्टेंट असाइनमेंट के कारण वह हमें समय नहीं दे पाए, और आज हमारे आमंत्रण स्वीकार करके वो यहाँ पर हमें उनने अपना संदेश दिया। उनके लिए पुनः उनको एक बार बहुत बहुत धन्यवाद सर। विशेष अतिथि और प्रमुख वक्ता डॉक्टर वानखेड़े सर का मैं किन शब्दों में बयान करूं यह मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि उन्होंने अपने जो इंस्पायरल स्पीच है, जो मार्गदर्शन है, उनसे हमें बहुत प्रभावित किया है। आपने बहुत अच्छे तरीके से सरल शब्दों में हम लोगों को बताया और इसलिए आप को बहुत बहुत धन्यवाद सर। आशा है कि भविष्य में भी इस तरह से हमें आपका मार्गदर्शन प्राप्त होता रहेगा। कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय शरद पारधी जी, भाई साहब, इनको मैं धन्यवाद तो नहीं दे सकता,
क्योंकि वे हमारे मार्गदर्शक है, हमारे प्रेरणा स्रोत है। हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि आप हमें हमेशा आपका आशीर्वाद हमारे साथ बनाकर रखें और हमें सहयोग निरंतर प्रदान करते रहे। मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि गायत्री परिवार के द्वारा जो ये वेबिनार की श्रृंखला चल रही है, इसमें हमने 24 वेबिनार्स रखने का संचालन करने का प्रस्ताव रखा है और आदरणीय भाई साहब के मार्गदर्शन में ही यह श्रृंखला हमारी चल रही है। भाई साहब, आपको धन्यवाद पुनः एक बार। कार्यक्रम के संयोजक जो है आदरणीय दीपक बिड़वई जी, वो आज किसी कारणवश यहाँ नहीं आ पाए, पर उन्होंने सभी कड़ी को मिलाकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनको पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। इस वेबिनार से जुड़े ऑनलाइन सभी देवियों एवं सज्जनों को मैं तहे दिल से आपका आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इसको सफल बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। साथ ही गायत्री शक्तिपीठ के व्यवस्थापक और समस्त ट्रस्टीजन, विशेषकर आदरणीय सत्यनारायण नवल जी भाई साहब, जिनका हमें हमेशा ही मार्गदर्शन मिलता रहा है, उनको मैं उनके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं। श्री राजेंद्र द्विवेदी और श्री शंकर जी का मैं आभारी हूं कि उन्होंने आज के जो अतिथिगण हैं, आदरणीय देव पुजारी जी और डॉक्टर विलास डांगरे जी, इनको इस कार्यक्रम के लिए सुलभ कराने के लिए हमारे बहुत मदद की। धन्यवाद आप दोनों को। और अंत में मैं इस कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए शिवालिका वर्मा, जो कि डीएसवीवी की छात्रा है, टेक्निकल एक्सपर्ट के रूप में श्री प्रणय सेगांवकर जी, और साथ ही दीपाली त्रिपाठी, इनका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा करता हूं। आप सभी को जुड़ने के लिए, सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसी के साथ मैं अपना धन्यवाद प्रस्ताव खत्म करता हूं। शांति पाठ बोलो। इसके पश्चात शांति पाठ होगा। शांति पाठ के बाद कार्यक्रम समाप्त होगा। शांति पाठ। ओम देव शांति अंतरिक्ष गुम शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देव शांति ब्रह्म शांति सर्वगुम शांति शांतिदेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। धन्यवाद।